जी। नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज की पॉलिटिकल चौपाल में चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव पर। ये मध्यकाल है। 7 चरणों के चुनाव में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब अभी तक 283 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है। 260 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभी बाकी है। जब ये चुनावों की घोषणा हुई थी उससे कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के सामने एक इंडिया गठबंधन तैयार हुआ और तब से लेकर चुनाव की परिपाटी हुई। आज जो दौर चल रहा है और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, उस सभी संदर्भों में आज हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए समय देने पर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे खास बात यह है कि 1977 से लेकर और अब तक 2024 के चुनाव पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करता हूं सर कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था और अब चूंकि चुनाव का मध्यकाल है, क्या गठबंधन सही दिशा में चल रहा है? जैसा सोचा था ऐसा ही है या कुछ मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जी बताएं। जी विनोद जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रतिपक्ष की पर कम पत्रकार सवाल पूछते हैं, प्रतिपक्ष पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन जी आपने अपना प्रश्न ही प्रतिपक्ष से शुरू किया है, तो ये एक बुनियादी लोकतांत्रिक प्रश्न है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है या हम्म, उसके जो एक तरह से जो है जो अलाइंसेज हैं वो बहुत फर्म है, या जी उसके पास बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की फौज है, या हम्म, जमीन पर बहुत अच्छा काम हुआ है। ये हम्म, बिल्कुल नहीं हुआ है। जी लेकिन जो हम जहाँ जहाँ गए हैं, लगभग 8-10 चुनाव क्षेत्रों में गए हैं और जी 2-3 राज्यों से गुजरे हैं इस बीच, तो हम्म, जो हमारे पास जो फीडबैक है, जो बातचीत में फोन से या अन्य माध्यमों से आप जैसे लोगों के यूट्यूबर्स के माध्यम से करता रहता हूँ, तो जी मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है कि चुनाव अ, मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो निजाम है, जी उसके बहुत पक्ष में नहीं है। हम्म, और अगर इंडिया गठबंधन की उपस्थिति इस चुनाव में है, तो हम्म, उसकी जो है वजह जनता है। हम्म, जनता जो है वो चाहती है कि जो उसके ठोस मुद्दे हैं वो हम्म, चुनाव में आए और हम्म, उसकी ठोस समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि हम्म, बहुत भावनात्मक मुद्दों पर 10 साल भारतीय हम्म, राजनीति घूमी। हम्म, अब वो भारतीय राजनीति के जो भावनात्मक मुद्दे हैं वे बहुत राष्ट्रीय स्तर के होने के बावजूद, दिल को छूने के बावजूद, आस्था को हम्म, झकझोरने के बावजूद, हम्म, लोगों का जो है, मुझे तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है कि हम्म, आग बड़वाग्नि से बड़ी है आग पेट की। हम्म, यानी जो बहुत बड़ी विशाल आग होती है, उससे भी पेट की जो भूख है बड़ी होती है। तो हम्म, ये बार बार कही जाती है कि भारत में जो युवा आबादी है वो बड़ी है, साठ हम्म, परसेंट है के आसपास है। तो हम्म, उसके जो रोजगार का मसला है वो बड़ा मसला है। हम्म, ये मसले सब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। हम्म, बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है, बंगाल में तृणमूल अलग लड़ रहा है, हम्म, कांग्रेस और सीपीएम मिल के लड़ रहे हैं। इसी हम्म, तरह से इंडिया गठबंधन केरल में अलग अलग लड़ा, लेकिन हम्म, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ठीक ठाक तरीके से लड़ रहा है, हम्म, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक तरीके से लड़ रहा है, हम्म, और कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हम्म, बिहार में, इन हम्म, जगहों पर वो है और हम्म, वो अपनी लड़ाई कर रहा है। तो हम्म, इसके परिणाम जो है, तमिलनाडु में रहा है, तो इसके हम्म, परिणाम जो है वो इंडिया गठबंधन के आ, लिए अनुकूल हो सकते हैं बहुत। हम्म, ये नहीं कहूंगा कि मैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में कोई लहर चल रही है, हम्म, लेकिन जो जिस तरह से 19 का चुनाव था, जिस तरह से 2014 का चुनाव था, वैसा हम्म, ये चुनाव नहीं है। हम्म, और इस चुनाव में एक तरह से जो रियल इशूज वर्सेज फेक इशूज, हम्म, वास्तविक मुद्दे बनाम छद्म मुद्दे। और हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हम्म, पता नहीं क्यों इतने आक्रामक हैं कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए, या हम्म, उसके जो घोषणा पत्र हैं उसके लिए, कि हम्म, उन्होंने स्वयं उसका इतना प्रचार कर दिया है
कि वो ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान गया है, युवाओं का ध्यान गया है कि आखिर कांग्रेस क्या देना चाहती है, राहुल गांधी क्या देना चाहते हैं, क्या छीनना चाहते हैं, क्या मसला है, इसको जान लिया जाए, फिर जो है आगे बढ़ा जाए। तो इस जानने की प्रक्रिया में इस अलायंस के जो है वो की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इसका इसको लाभ मिल सकता है, इससे इसको इसको हानि नहीं होगी, मेरा ये मानना है। और बाकी कार्यकर्ता के स्तर पर कोई बहुत चुस्ती नहीं है। पैसे के स्तर पर भी इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नहीं है जितना एनडीए है। तो ये सारी चीजें हैं, उसकी छवियों छवियों में भी बहुत डेंट लगा हुआ है, बहुत तारीख लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल में ही है, हेमंत सोरेन जेल में ही है। ये सारी चीजों के बावजूद जो है एक एक अपोजिशन की प्रेजेंस जो 14 में नहीं थी, 19 में नहीं थी, वो 2024 में महसूस की जा रही है। जी। एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा पूरे देश में जब चुनाव शुरू हुआ था तो भाजपा ने शुरू की थी कि 400 पार और उत्तर प्रदेश में जी। 80 सीट। जी। मैं 400 पार और 80 सीट की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2019 के चुनाव में भाजपा को 303 सीट मिली थी। जी। 2024 के चुनाव में क्या भाजपा 303 सीट वाली स्थिति से मजबूत है? 400 पार जो मिल जाएंगी, एनडीए मजबूत है या 2019 से कमजोर है? हाँ, ये भी बहुत इस सवाल का जवाब हमारे कुछ मित्र लोग जो यूट्यूबर्स हैं और लिखते उखते रहते हैं तमाम जगहों पर, जी। वो दे रहे हैं। हम्म। थोड़ा मेरा जवाब उनसे मिलता जुलता होगा, लेकिन एक अलग चीज ये है कि अ, निश्चित तौर पे जब चुनाव शुरू हुआ था तो हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो महत्वपूर्ण वायदे थे हाँ उनको जी। पूरे कर दिए थे। हम्म। अयोध्या में राम मंदिर बन गया था। कश्मीर जी। से धारा 370 समाप्त हो चुकी थी। हम्म। 3 तलाक वगैरह का भी मसला जो है उन्होंने एक तरह से कानून बना दिया था। रही हम्म। बात कॉमन सिविल कोड की, तो उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी। जी। तो उन सारी चीजों को उन्होंने फुलफिल किया था। हम्म। लेकिन जो कुछ चीजें फंस गई, वो मामला ये हुआ कि पता नहीं क्यों ये चुनाव उन अ, अ, भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता नरेंद्र मोदी जी अपने हम्म। उन मुद्दों पर लड़ने को अपने उन मुद्दों का प्रचार करके नहीं लड़ रहे हैं। ये हम्म। अपने आप में बहुत विचित्र सी बात हुई। हम्म। उन्होंने पहले 400 पार की बात की, फिर वो हम्म। अचानक जो है वो हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे आ गए। हम्म। और वो एक पुराना बयान है 2006 का, हम्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो हम्म। उन्होंने तब दिया था जब जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज की हम्म। एजुकेशन की स्थिति क्या है, उनकी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। तो हम्म। उसमें बहुत दयनीय स्थिति बताई गई थी। वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आपने भी पढ़ी होगी। हम लोग चूंकि सच्चर साहब से दिल्ली में मिलते रहते थे, हमने भी पढ़ी है। तो वो हम्म। रिपोर्ट बहुत की वो इतनी प्रमाणिक है कि पश्चिम बंगाल जो कि लेफ्ट फ्रंट द्वारा शासित राज्य था, वहाँ उन्होंने बताया था कि ये सेकुलरिज्म वगैरह की सारी बातों के बावजूद वहाँ हम्म। माइनॉरिटी कम्युनिटी की शिक्षा की और स्वास्थ्य की, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत खराब है। हम्म। तो कोई उसमें बायस नहीं लग रहा था। तब उस हम्म। स्थिति को देख करके उन्होंने कहा था हम्म। कि इस देश के जो हम्म। संसाधन है उनके बारे में जो है हमें हम्म। देखना होगा। और आ, आ, पिछड़े हैं, दलित हैं, महिला हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों हम्म। की हकदारी को हमें पहले ध्यान में रखना होगा। फिर जब हम्म। कंफ्यूजन हुआ तो पीएमओ की तरफ से उस बयान पर और स्पष्टीकरण जारी किया गया। तो हम्म। अगर पीएमओ की तरफ से स्पष्टीकरण जारी हो जाए तो उस बात को वही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम्म। अब वो 2024 में उस बयान को फिर से उठा रहे हैं, तो कि ये तो मुसलमानों को आपके संसाधन छीन करके घुसपैठिए मुसलमानों को दे देंगे। अब ये बहुत हम्म। अजीब सी बात हुई प्रधानमंत्री जी की हम्म। तरफ से। और अभी जो लेटेस्ट उनका मामला है, बीच में मंगलसूत्र वगैरह पर आए कि मंगलसूत्र ले लेंगे, 2 भैंसे हैं एक भैंस ले लेंगे। अभी जो कल परसों का बयान है कि जो अडानी अंबानी पर कांग्रेस बोल रही थी, उस पर जो है वो अब नहीं बोल रही है। लगता है कि टेम्पो में नोट भर भर करके जो है वो कांग्रेस पार्टी के वोट गए हैं। अब हम्म। ये प्रधानमंत्री के स्तर पर ये बयान दो बातें रिफ्लेक्ट करता है कि या तो जो देश की जो बुर्जुआजी है उसके साथ जो उनका गठजोड़ था वो कहीं कमजोर हो रहा है, या हम्म। फिर वो जो है वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो कहीं मजबूत हो रहा है, वो सत्ता में आ सकता है।
उनके बार बार के बयानों से, अगर ये पावर में आए, अगर ये पावर में आए, हम लोग तो सोच भी नहीं रहे थे कि ये इंडिया अलायंस कहीं पावर के बारे में सोच भी सकता है। लेकिन ये बात तो प्रधानमंत्री ने ही रेखांकित की है। अगर ये सत्ता में आए तो स्टेट टैक्स कर देंगे, अगर ये सत्ता में आए तो मंगलसूत्र ले लेंगे, स्कैन कर लेंगे, घर का सोना ले जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो, ये फियर आप में क्यों है? 2 बार आप शासन में रहे हैं और इस बार आपको जो है लग रहा था कि 400 पार। तो कहीं कुछ मामला डगमग है, जो रिपोर्ट्स आ रही है। और हम लोग तो, आप भी वेस्टर्न यूपी में हैं, हम लोग भी हैं, तो कई क्षेत्रों में वो उम्मीद के मुताबिक ना तो मतदान हुआ है और ना ही लोग जो है बहुत इन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं लोगों से। निश्चित तौर पे हमारे घर पे भी, मैं बस्ती में हूँ, लोग वोट मांगने आए और मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए ये भी कह रहे हैं। हमारी मुलाकात भी हुई सपा वगैरह के कैंडिडेट से, तो उनका कहना, साहब मेरे पास कोई बहुत धन नहीं है, बहुत कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जनता इस बार जो है अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। मेरी जो दलित ओबीसी कम्युनिटी से, माइनॉरिटी का तो क्लियर कट है कि वो वहां वोट देगी जो हराएगा एनडीए को। लेकिन ओबीसी कम्युनिटीज में जो जातियां बीजेपी को वोट देती थी, वो इस बार जो है अपने को शिफ्ट करती हुई दिखाई। या सवर्णों में भी एक बिरादरी जो वेस्टर्न यूपी में आपने देखी होगी कि क्षत्रिय समाज की भी कुछ नाराजगी थी, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में उसकी भी अपनी चीजें थी। तो इस बार वो तस्वीर नहीं है जो हिंदू पोलराइजेशन का, शायद हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है या क्या हो रहा है, या जो रियल इशूज उठ रहे थे कि 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, बेरोजगारों को जो है अप्रेंटिस देंगे, और इसके अलावा जो है वो जाति जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर देखेंगे। ये सारे सवाल कहीं रियल इश्यूज को टच कर रहे हैं। इससे परेशान होके जो एनडीए गठबंधन है, उसके अपने जो इश्यूज हैं वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बात शायद इस दिशा में हो रही है। क्या होता है ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन अभी जो है वो नैरेटिव लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे जो मेन जो है वो एक तरह कहना चाहिए कि नैरेटर हैं, जो मेन लीडर हैं चुनाव के टोन को सेट करने वाले। और मेरी थोड़ी बहुत यहाँ रायबरेली अमेठी भी आसपास है, उन दोनों जगहों पर जो एक तरह से रायबरेली में राहुल जो लड़ रहे हैं या अमेठी में केएल शर्मा लड़ रहे हैं, वहाँ जो मेरी बातचीत हो रही है, मैं थोड़ा बहुत और लोगों से बातचीत किया जी। मैंने, तो वहाँ कांग्रेस की स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं बताई जा रही। जी। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2003 से 2013 तक, और 2014 से 24 तक मोदी सरकार रही। इन दोनों का कार्यकाल की आप तुलना कैसे करेंगे? इन दोनों के कार्यकाल की तुलनाएं दो तरह से होंगी। जी। एक तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जी। वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एवरेज 6% बताई जा रही है, जो यूपीए के कार्यकाल में रही। हम्म। एनडीए के कार्यकाल में जो है वो 4 पॉइंट समथिंग बताई जा रही है। तो हम्म। अब ये ग्रोथ जो है वो क्यों नहीं हुई, ये एक विचित्र समझ के पीछे कई कारक हैं। लेकिन जो आपके अचीवमेंट में चीज काउंट होती है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। वो जो ट्रिलियन की बात है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सिर्फ जीडीपी की काउंटिंग के आधार पर अगर ये चीजें देखी जाए तो जी। उसमें दिक्कतें हैं। हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में जो बात कही जाती है कि 40 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 8% वगैरह से ज्यादा है, ये इस कार्यकाल की दिक्कत है। हम्म। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूपीए के कार्यकाल में करप्शन के इशूज जितने बड़े पैमाने पर उठे, उस पैमाने पर इस कार्यकाल में उठ नहीं पाए। अब हम्म। उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, जो अपने आप में अगर देखा जाए, जिसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, वो हम्म। करप्शन का इशू है, जिसको हम्म। कि सत्तारूढ़ दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लागू की थी और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, हम्म। इसलिए उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम्म। उसमें जिस तरह से बहस चलनी थी वो नहीं चली। दूसरी हाँ। चीज, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन को स्कैन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जज करते हैं, उनमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, उनमें हम्म। सीवीसी है, उनमें लोकपाल जैसी संस्थाएं हैं। वह जो है संस्थाएं उतनी हम्म। सक्रिय नहीं दिखी जितनी सक्रिय सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की संस्थाएं दिखी। हम्म। इन संस्थाओं के तुलना में
सीएजी और इन संस्थाओं की तुलना में जो है सीवीसी और लोकपाल जैसी संस्थाएं ज्यादा तटस्थ और निष्पक्ष मानी जाती है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के आर्म होते हैं और वो थोड़े से अलग किस्म की संस्थाएं हैं जिनका की एक इनकी तटस्थता, जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो वो या तो बहुत सक्रिय नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो आयुष्मान वगैरह का मामला है इसकी तरफ पॉइंट आउट किया था सीएजी ने। तो ये चीजें आई, लेकिन यूपीए में जिस तरह से जो है वो कोयला घोटाला, 2G घोटाला और बहुत सारी चीजें हुई, वो इस तरह से नहीं हुई। अब ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने या एनडीए ने मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी उसको उसको जो है वो फॉलो किया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि लिबरलाइजेशन की प्रोसेस में लूप होल्स बहुत है, इसलिए जो एक तरह से मॉनिटरिंग है या जो एक एक तमाम जगहों पे जो निगरानी है, तमाम जगहों पर जो है वो सख्ती से होनी चाहिए। अगर सख्ती से नहीं होगी तो उसमें करप्शन होगा। मनमोहन सिंह चूंकि एक कमजोर सरकार चला रहे थे, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, उनके डीएमके वगैरह भी तमाम गड़बड़ियों में शामिल थे, इसलिए वो सख्ती नहीं कर पाए। हालांकि वो गड़बड़ियां भी बाद में उतनी जो है गंभीर नहीं साबित हुई, अदालत ने उन्हें खारिज किया। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ और उससे आम आदमी पार्टी निकली, बहुत सारी चीजें निकली। तो एक तो ये है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो यूपीए अलायंस का जो कार्यकाल था उस दौरान मीडिया को काम करने की आजादी थी और तमाम जो है विपक्षी नेता खुल के बातचीत रखते थे और आंदोलन वगैरह भी होते थे। और इस दौरान जो है जो एनडीए के कार्यकाल में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वो बहुत कंप्रोमाइज किए जाते हुए दिखे। ये बात मैं नहीं कहूंगा कि ये जो है वो पीएमएलए है, ये कानून जो है वो एनडीए सरकार ने बनाया है। ये बात मैं नहीं कहूंगा यूएपीए कानून जो है वो एनडीए ने बनाया है। ये सारे कानून यूपीए के दौरान बने हुए हैं और पहले से बने हुए। लेकिन उसके प्रावधानों को सख्त बनाने में जो सेक्शन 48 वगैरह है पीएमएलए एक्ट के, उसको जो है वो एनडीए सरकार ने ज्यादा सख्त किया। जमानत होना लगभग मुश्किल हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि पत्रकारों को इस कानूनों के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, जो उस दौरान जिसकी संख्या कम थी। कुछ जरूर चीजें हुई हैं, ऑपरेशन ग्रीन हंट वगैरह की चीजें जिसपे सभी लोगों ने आपत्तियां की थी, और ये जो है वो ट्राइबल्स के साथ भी जातियां हुई थी। लेकिन इधर जो है वो कब कौन सा विपक्षी नेता उठा करके, भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है, एक चीफ मिनिस्टर जेल में जाते जाते जो है वो रह गया, मतलब वो जेल में जाने से पहले उसने इस्तीफा दिया। बहुत सारे लोगों पर तलवार लटक रही है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। ये स्थिति जो है वो उस समय नहीं थी। और हम लोग पत्रकार के रूप में लिखने पढ़ने के मामले में जानते हैं कि वो स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रही है। एकेडमिक्स में भी हम लोग काम वाम करते हैं पत्रकारिता से थोड़े से जो है वो अलग ट्रैक पकड़ने के बाद, तो एकेडमिक्स में भी तमाम काम की, और वो काम जो देशभक्ति का काम है, वो काम जो एक तरह से अभी औपनिवेशीकरण का काम है, तमाम काम जो इन्हीं के एजेंडा को बढ़ाने वाला है, उसमें भी काम करने में बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। तो ये, अब राहुल गांधी ने एक बात कही, वो बात पर लोगों ने आपत्तियां भी की, करीब 2,500 वाइस चांसलरों ने, कि तमाम वाइस चांसलर जो अयोग्य हैं उनको विश्वविद्यालय में कुलपति के पदों पर नियुक्त किया गया है। कुछ तो मुझे प्रमाण के साथ जो है वो लगता है, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन बहुत ऐसे लोग नियुक्त हुए जिन्होंने अपने चरित्र आचरण की दृढ़ता नहीं प्रदर्शित की और उससे संघ परिवार की बदनामी हुई। संघ परिवार एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो नैतिकता का ध्यान रखता है। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन संघ परिवार जो कि माना जाता था कि नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता है, चरित्र का ध्यान रखता है, विद्यार्थी परिषद जो ज्ञानशील एकता की बात करता था। लेकिन तमाम ऐसे लोग एजुकेशन में भी आए जिनका चरित्र आचरण योग्यता अच्छी नहीं थी, स्तरीय नहीं थी, और उससे नुकसान हुआ है, एकेडमिक्स का भी नुकसान हुआ है। और ये ठीक है, हमारे G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें दावा किया गया कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो उन चीजों को और विस्तार देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये टकराव रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और केंद्र सरकार का। लेकिन एक बहुत इसका बड़ा कारण ये है विनोद जी, कि जब केंद्र में बहुत ज्यादा बहुमत के साथ सरकारें बैठती हैं
तो वह हम्म, अन्य संस्थाओं को कमजोर करती हैं। ये चाहे कांग्रेस के कार्यकाल का मामला रहा हो, ये चाहे बीजेपी के कार्यकाल का मामला रहा हम्म, हो। संजोग से 14 के बाद भारी बहुमत से केंद्र में सरकारें बनी, मजबूत सरकारें बनी। उससे ठीक है, विदेश नीति में स्थिरता आती है, जो पड़ोसी लोग आतंकवाद चलाते हैं वो डरते हैं। लेकिन अब चीन का मामला देखिए, चाइना के मसले पर जो है वो चीजें जो है वो उस पर मौन है। जबकि हम्म, चीन हमको, लद्दाख का एक पर्यावरण का नेता जो है वो आंदोलन कर रहा है कि भाई हमारी हमारी जमीनें कब्जा है, हमारे चारागाह कब्जा है, हमारा पर्यावरण का मामला दिक्कत में हम्म, है। तो ये हम्म, चीजें जो है हमको लगता है देखनी हम्म, पड़ेगी। ये फर्क आया है। और हम्म, आपको दिखाऊं कि मैंने भी जनतंत्र पर कम से कम 2 पुस्तकें एडिट की हैं। और हम्म, एक किताब मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ, जनतंत्र की जड़ें। हम्म, और इसी तरह से एक और है जिसमें कई लोगों ने चिंता जताई है कि जनतंत्र, जो भारतीय जनतंत्र जिस तरह से डेवलप हो रहा था, उसमें एक हम्म, संकट आया है। और हम्म, दुनिया की तमाम संस्थाओं ने जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स वगैरह जारी करते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं, हम्म, वो लोग चिंतित हैं कि भारत में क्या होगा। हम्म, हमको उम्मीद भी दिखती है और आशंकाएं भी, भारत हम्म, के जनतंत्र को लेकर। जी जब जी, बहुत सिंबोलिज्म पे बात होती है, ठीक है कि हम्म, कल्चर की बात होती है, पॉलिटिक्स में होते हैं, लेकिन ये सरकारें सिंबलिज्म पे ज्यादा खेलती हैं, जो कि हिंदुत्व की बात करती हैं, और वो चीजें पे वो दिक्कत आई है, जो हम्म, दिक्कत यूपीए के कार्यकाल में नहीं। हम्म। तो ये फर्क मुझे दिखाई पड़ा। सर, जनतंत्र की जड़ों पर आपने बात की और इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय चर्चा में है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग हर चुनाव लड़ने वाले को, लोकसभा के खास तौर पर, उसके लिए उसने 95 लाख रुपए की खर्च सीमा तय की है। तो क्या ये उचित मानते हैं कि चुनाव आयोग जो जिस तरीके से एक प्रत्याशी की खर्चे की सीमा तय करता है, क्या ये खर्चा कम नहीं होना चाहिए? इसको लेकर बहस नहीं होनी चाहिए देश भर में? इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा होगा केवल वही चुनाव लड़ सकता है। चुनावों के खर्च को कम करने की बहस होनी चाहिए। डायरेक्ट और बॉन्ड के साथ साथ उसका विकल्प तलाशा जाना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव के खर्च को कम किया जा सकता है, किस तरीके से इस काले धन को एक सिस्टमेटिक धन के रूप में, चाहे वो चुनाव आयोग बनाए या कोई भी कराए, आपकी नजर में क्या है सर इसका उपाय? ये विनोद जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है वो 1948-49 से ही चल रहा है। जी। चुनाव चुनाव प्रक्रिया कैसे पारदर्शी हो। और एक हाँ। छोटी सी घटना बताऊं मैं, मुझे सन नहीं याद है, हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की के अध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग हो रही थी, तब अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। तो हम्म। कोई आए और सज्जनों फर्जी वोट डाल गए। हम्म। इसकी शिकायत लोगों ने गांधी जी से की। तो हम्म। गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि एक वोटर्स आई कार्ड का बंदोबस्त होना चाहिए, और हम्म। उसके बिना जो है लोग फर्जी वोट डाल सकेंगे। आप हम्म। देखिए कि 1990 में आकर के टीएन सेशन ने जो है वोटर्स हम्म। आई कार्ड की व्यवस्था शुरू की, और उस हम्म। समय हमारे लोगों ने इस बात की का डर दिखाया था। इसी हम्म। तरह से एक जो चुनाव, आप खर्च की बात, आपके खर्च वाले बात पे मैं आऊंगा, हम्म। लेकिन चुनाव आयोग की स्वायत्तता का जो सवाल है, हम्म। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का सवाल संविधान सभा में भी उठा था। और हम्म। उत्तर प्रदेश के ही एक जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रोफेसर हम्म। सिब्बन लाल सक्सेना। हम्म। सिब्बन लाल सक्सेना जो है वो आपके आगरा वगैरह के थे, लेकिन वो हम्म। पढ़ाते थे यहाँ पर सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर में, गणित पढ़ाते थे। वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। हम्म। उन्होंने ये सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ये जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये हम्म। संसद के 2/3 बहुमत से होनी चाहिए। हम्म। अगर संसद राष्ट्रपति करेगा तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल की सलाह पे होगा, और वो हम्म। कार्यपालिका की सलाह पे होगा। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जो है वो या स्वायत्तता जो है वो कायम नहीं रहेगी, वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। इसलिए हम्म। संसद सदन के 2/3 बहुमत से कीजिए, उसमें विपक्ष भी शामिल हो, सारे लोग शामिल हो। हम्म। हालांकि ये रिजेक्ट कर दिया गया, अम्बेडकर भी नहीं तैयार हुए, के एम मुंशी ने भी कहा कि फिर तो ये राज्य व्यवस्था के भीतर एक और राज्य व्यवस्था कायम हो जाएगी, फिर तो आप हम्म। कहेंगे चुनाव आयोग को फौज भी देनी चाहिए। तो ये सारे हम्म। मसले हुए। लेकिन हम्म। चुनाव आयोग ने भी चुनाव सुधार की कोशिशें की। हम्म। हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन का कार्यकाल आप याद कीजिए, गोस्वामी जी। कमेटी को याद कीजिए, बोहरा कमेटी को याद कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने चुनाव के बारे में अलग अलग सिफारिशें दिए हैं, और वो उन सिफारिशों को एक हद तक लागू होते हुए भी आपने देखा होगा कि जो है वोटर्स आई कार्ड बना, अच्छा ईवीएम वगैरह भी आए,
और मत खर्च की एक सीमा तय की गई, लाउड स्पीकर का प्रचार और बहुत सारी चीजें। और इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीएन सेशन के पहले इस रूप में नहीं हुआ करता था, वो भी लागू हुआ। लेकिन जो खर्च वाला मामला है, ये बहुत सीरियस मामला है। तमाम कमेटियों ने सुझाव दिया है कि चुनाव का खर्च राज्य को उठाना चाहिए। तो अब लेकिन राज्य सरकार राज्य इसके लिए तैयार अभी नहीं हुआ। तब कैसे किया जाए? तो एक व्यवस्था जो है वो हमारे एनडीए सरकार ने की, प्रधानमंत्री मोदी ने की कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी करेंगे और उसके माध्यम से जो है वो पार्टियां चंदा बटोरेंगी। उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी वो नहीं हुई, और दुर्भाग्य से वो, या जो भी संजोग से, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन कर दिया। और उसके भीतर बहुत सारी बहसें हैं उस इलेक्टोरल बॉन्ड के भीतर। या इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर चुनाव सुधार की बहुत सारी बातें की हैं। निश्चित तौर पे चुनाव में जो आपका जो है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बहुत सारे चीजें दी गई हैं जो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे कि जो है वो दो समुदायों के बीच में तनाव भड़के। आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, निजी आलोचनाएं नहीं करेंगे। लेकिन खर्च का सवाल इससे सबसे ऊपर है। और अगर जो है आप चुनाव के खर्च के लिए गंभीर बहसें, एक तरीका तो यह है कि बीजेपी गड़बड़ है, कांग्रेस गड़बड़ है, इन्होंने चंदा लिया, इन्होंने कर दिया। इस बहस से अलग जाकर के देश हित में एक बातचीत होनी चाहिए कि चुनाव के खर्च की व्यवस्था कैसी हो। और चुनाव के खर्च के नाते कोई पार्टी जो चुनाव लड़ रही है और सत्ता में आ रही है, तो किसी को अनड्यू फेवर, किसी को अनुचित लाभ ना दे, वो उसके लिए। और दूसरी चीज ये है कि चुनाव खर्च के नाते जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो एक सबको समान अवसर मिलता है चुनाव में, वो समान अवसर भी ना जो है वो डिस्टर्ब हो। अब चुनाव जिसकी एक पार्टी के पास जो एक पार्टी का खाता ही सीज है, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज है। अच्छा, बीजेपी के पास अथाह पैसा है। अब वो 90-95 लाख की लिमिट है, और लेकिन रैलियों में, रोड शो पर बहुत भारी पैसा खर्च होता है। वो सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चुनाव आयोग उस पर कितनी कार्रवाई कर रहा है? ये बात ठीक है, पोस्टर और लाउड स्पीकर वगैरह नहीं देख, लेकिन एक स्पष्ट रूप से सारी पार्टियों को बैठ करके, चुनाव आयोग को बैठ करके, और जितने जागरूक नागरिक हैं उनको बैठ करके इस बात पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब जो लोग, जो आईआईएम के प्रोफेसर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस जिन्होंने किया था, देखिए मुझे नाम अभी भूल रहा है, आप शायद नाम याद दिलाएंगे, जो है वो जिनका जिनकी एक जिनका एक संगठन भी है, तो वो लोग काफी प्रयास भी कर रहे हैं। तो एडीआर ऐसे नागरिक, एडीआर एडीआर एडीआर, और उसके जो प्रोफेसर हैं, देखिए नाम मुझे भूल रहा हूँ, उन लोगों के जो है जो सुझाव हैं, सिफारिशें हैं, उनको शामिल करना चाहिए। और खुले मन के जो लोग हैं, और चुनाव आयोग को लेकर के समय समय पर जो बहसें रही हैं संविधान सभा को से लेकर के आज तक, वहां तक चीजों को जाना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और खर्च का जो मामला है, खर्च की पूरी ट्रांसपेरेंसी, और खर्च कौन दे रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, और जनता जो है वो खरीदी न जाए, सीधी सी बात है। लेकिन एक बड़ी बात विनोद जी ये है कि वो सब तभी हो पाएगा, अब मुझे लगता है, कि जब मतदाता शब्द पर भी गंभीर बहस है संविधान सभा में, कि मतदाता कौन होगा, कैसे होगा। मतदाता का विवेक, मतदाता विवेकशील होना चाहिए। मतदाता तभी 18-21 साल का जो भी मामला था, तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि ये हम 18-21 साल की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक मैं बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मिनिमम एज तो हम फिक्स कर रहे हैं, हमको एक मैक्सिमम एज भी फिक्स करनी चाहिए। अब मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर है, वो 100 की, और चुनाव आयोग वाले आए और मतलब जो है उनसे वोट डलवा के चले गए। भगवान जाने उन्होंने किसको दिया है, किस आधार पे वोट दिया है, उनका क्या विवेक है, ये वही जाने जो है। तो जो आदमी, एज सिर्फ जो है कारण, गांधी ने कहा मुझे भी वोट देने का अधिकार मेरा भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक न्यूनतम योग्यता की भी बात की। तो शिक्षा और धन, ये सब तो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मतदाता विवेकशील होना चाहिए। और जो मीडिया का जो रोल है, वो भी जो है बहुत झुका हुआ नहीं होना चाहिए।
निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से जो पैसा खर्च हो रहा है चुनाव में, वो भी अनुचित तरीके से नहीं होना चाहिए। ये पंडित हम्म, नेहरू ने भी एक सेमिनार में कहा था कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ा खतरा ये दिख रहा है कि जनमत निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसको करने वाली मीडिया हो, और मीडिया के लोग पूंजीपतियों द्वारा संचालित होंगे। हम लोग जो है तो इंडिपेंडेंट चैनल चला रहे हैं, आप जो है आपके जी, पास कोई बड़ा फंड नहीं होगा। बिल्कुल आप जो बिल्कुल। भी हम लोगों के जो है सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आया, इसमें हम्म, ज्यादा तटस्थता, ज्यादा निष्पक्षता दिखती है। लेकिन हम्म, जिनके पास हेलीकॉप्टर है, जो चुनाव कवर करने जाते हैं, वो क्या अपनी, जिन पे पैसे का दबाव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल। निष्पक्षता नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसकी चिंता हमारे पुरखों को थी, जो है अम्बेडकर को भी थी। अम्बेडकर भी बहुत चिंतित थे कि ये जो है, जो बड़ा मीडिया है, कैसे रोल प्ले करेगा। तो हम्म, मीडिया, मतदाता और चुनाव खर्च, इस पे बहुत खुले मन से बहस होनी चाहिए। खर्च की सीमा जितना घटे उतना अच्छा है, और उसमें पारदर्शिता जितनी लाई जाए उतना अच्छा है। और इस चुनाव में जो भी दान दे, उससे नीतियों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। नीतियां व्यापक राष्ट्र हित में, जनहित में, देश हित में बननी चाहिए। जी। अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। 80 लोकसभा क्षेत्र है, और इस समय पूर्व की तरफ चुनाव की वो चल रही है, यहाँ से पश्चिम से चुनाव हो चुका है। तो सर, 80 सीटों में जैसा 2019 में 63 सीट आई थी, 2014 में 73 सीट आई थी, यानी 71 वो बीजेपी की थी, दो उनके गठबंधन की थी। तो क्या 63 रहेंगी, 63 से ऊपर आएंगी, 63 से नीचे जाएंगी? क्या है 2024 में आपका आकलन उत्तर प्रदेश को लेकर? आकलन करना तो विनोद जी बहुत कठिन है, और पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में यूरोप के कई देशों से बड़ा है। विभिन्न हाँ, जातियां हैं, बहुत परतें हैं। और जैसे आप वेस्टर्न यूपी में हैं, मैं ईस्टर्न में हूँ, रहता मैं वेस्टर्न में हूँ। सत्ता की तो सीढ़ी तो यूपी जो से दोनों चलती से है ना सर? आए, सत्ता की सीढ़ी तो यूपी से चढ़ती है ना? अरे सत्ता की सीढ़ी तो विनोद जी 2026 में जब नए सिरे से परिसीमन होगा, तो ये हाँ, 80 सीटें लगभग 128 सीटें होने वाली हैं। तो हाँ। फिर तो जब 753 उरपन कुछ हो जाएगा, जो है वो लोकसभा का का जो नंबर है, तो इसकी तो बहुत हैवी हो जाएगा। जबकि केरल की संख्या घट रही है, हम्म, केरल में 20 की जगह 19 हो रहा है, तो ये सब हम्म, सारी चीजें होंगी। लेकिन हम्म, उत्तर प्रदेश में आप लोगों से कीजिए, मैं तो अयोध्या के आसपास ही, मेरा घर करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है, तो यहाँ निश्चित तौर पे प्रभाव होना चाहिए। सर, और हमारे पास अयोध्या 1.5 मिनट का, का और समय है। एक एक सवा मिनट में आप अपनी बात रखिए, क्योंकि उसके बाद समय समाप्त जी हुआ है। जी 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 जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक तो जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे हैं, वो भी इस चुनाव में है। कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक भावनात्मक मुद्दे, जो अयोध्या में राम मंदिर बना हो, वही मुद्दा हो। योगी जी की सरकार का जो तरह से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है, वो भी है अपने आप में। लेकिन जो जातियों का जो समीकरण है, वो एक नए सिरे से बन रहा है, बिगड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। जी। और बीजेपी जो है, निश्चिंत मुझे नहीं दिखाई पड़ती उत्तर प्रदेश में। हम्म, बीजेपी परेशान है, चिंतित है कि अपना जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे रिटेन किया जाए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है बिहार में घट रही है, महाराष्ट्र में घट रही है, कर्नाटक में घट रही है, कुछ जी। राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में भी घटेगी। तो इस तरह बंगाल में जरूर वो रिटेन कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता, मेरी जो सूचनाएं हैं, कि वो अ, उस उस तरह से, जो 63 सीटें आप बता रहे हैं, एक और सीट इन्हीं के किसी अलाई की थी, तो 64 थी सीटें। लेकिन ये उस 64 सीटें पाना इनके लिए मुश्किल लग रहा है। हो सकता है ये इनकी सीटें 50 रह जाए, हो सकता है 55 रह जाए। कम से कम 10 सीटों ठीक, का नुकसान तो बहुत सारे आकलनकर्ता ठीक है सर। बता अब रहे हैं। समय की सीमा है हमारे पास, और आज आपने जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आप शामिल हुए, और पूरे देश की तस्वीर आपने रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। नमस्कार।